नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपीएस, एसएससी, रेलवे इन सब के लिए एक जनरल साइंस की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं और अगला चैप्टर शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ फैक्ट फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो इसके एक्सेप्शंस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है वो है ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, लिक्विड नहीं होते। पर ब्रोमीन यहाँ पे एक्सेप्शन है और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होता है वो सॉलिड होता है या तो गैसेस होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, ये भी नॉन मेटल है, ये गैस दिखेगा आपको। नाइट्रोजन हो गया, ये भी नॉन मेटल है, ये भी गैस की फॉर्म में रहेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, ये भी गैस होगा। फिर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। बट ब्रोमीन गैस की अगर आप बात करेंगे तो ये एक एक्सेप्शन है ना। और ये कैसा होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये रेडिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों ये लिक्विड स्टेट में होता है? क्योंकि जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस अंदर से है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड से थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगला है मरकरी इज द ओनली मेटल। जो बाकी सारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सारे सॉलिड होते हैं। पर मरकरी एक अकेला मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, ये कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है ड्यू टू फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इतना डीप में नहीं देखेंगे। ऑर्बिटल्स इसके क्या होता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होता है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सारे ऑर्बिटल्स इसके फिल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो नहीं बना पाता है अच्छे से। तो अगर वीक बॉन्ड होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा जो थर्मोमीटर में आगे होता है एक लिक्विड, वो क्या होता है, मरकरी होता है। जब टेम्परेचर आप देखते हो थर्मोमीटर से चेक करते हो तो जो मरकरी है वो उसमें राइज करने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड थोड़ा फैलना शुरू हो जाता है, उसका भी टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो फैलना शुरू कर जाता है और वो राइज करने लगता है थर्मोमीटर में। तो उसका यूज़ है थर्मोमीटर में भी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, -38.83 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पे इसी वजह से ये कैसा है, लिक्विड होता है। ठीक है, अदर मेटल जैसे गैलियम हो गया, अभी आगे देखेंगे आप, गैलियम का आगे पढ़ते हैं। तो अगला है गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये क्या होता है, ये जो मेटल है, अब लिक्विड तो चाहे आप उसको किसी बर्तन में रखो, कहीं पे भी रखो, वो लिक्विड ही मिलेगा। पर गैलियम वैसे सॉलिड होता है, पर जैसे इसको आप हथेली पे रखते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं, पाम पे रखते हैं, तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी की जो हीट है ये उसको ले लेता है, और जो इसके मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वीक बॉन्ड होते हैं उनके बीच में भी, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है। तो ये जो 3 है, गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे जो होते हैं मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मतलब ये आपके पाम में भी पिघलना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गैलियम ये मेल्ट कर जाता है 29.8 डिग्री सेल्सियस पे। तो हाथ में भी, मतलब हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर होता है तो हाथ में भी ये इजीली पिघल जाता है। सीजियम वो होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं सीजियम को, क्योंकि ये आग भी पकड़ लेता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, 3 इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ये हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग भी पकड़ सकता है, फ्लेमेबल होता है। ठीक
ठीक है, तो इसीलिए इनको डिप करके रख दिया जाता है कैरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। फ्रांसियम जो होता है वो मेल्ट कर जाता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव रेयर मेटल होता है। रेडियो एक्टिव मतलब ये हमेशा अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता रहता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है एक तरह से। तो क्यों इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं इनके वो कैसे होते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगला देखो, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका है, टंगस्टन का होता है। तो याद रखना है। अब टंगस्टन होता क्या है, टंगस्टन आपने देखा होगा इस तरह का जो बल्ब में फिलामेंट अंदर यूज़ होता है ना, ये बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ये मेल्ट नहीं करता जल्दी, तो इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये होता है टंगस्टन आपके पास। और इसका यूज़ बल्ब में होता है, तभी बल्ब ग्लो कर पाता है। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा वहाँ पे मेटल लगा दो तो जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपोजिशन मिलता है, मतलब उनको ज़्यादा टक्कर मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे ज़्यादा अपोजिशन मिलता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जब रेजिस्टेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ वो आ रहे हैं वो लूज़ कर देंगे उस एनर्जी को, क्योंकि वो टकरा रहे हैं किसी से और उनको वहाँ से आगे जाने में बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को वो लूज़ कर देते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं हीट की फॉर्म में, और वो हीट होता जाता है ये मेटल, और तब तक हीट होगा जब तक ये हीट की वजह से ग्लो करना ना शुरू कर जाए। और इसी तरह से जो आपका बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होती है, वो इसी तरह से ग्लो करती है। टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट में यूज होता है बल्ब के अंदर, ठीक है। तो क्यों ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है, देखो 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है, रीज़न क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग बॉन्ड एंड डी इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे पे, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है इनके, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन ये इतना ज़्यादा आपको नहीं, पर इसके लिए आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, पर ये चलो इतना नहीं पूछा जाएगा। पर ये याद होना चाहिए कि टंगस्टन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे हाईएस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको यूज़ किस में करा जाता है, इसको बल्ब फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। देखो जैसे टंगस्टन फिलामेंट बनाए जाते हैं इन बल्ब, और हीटिंग एलिमेंट भी बनाए जाते हैं किसमें, आपकी जो हीटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी रॉड होती है ना, इन सब में आपके हीटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं टंगस्टन के। और रॉकेट इंजन नोजल जो होती है वो भी क्या, ताकि बहुत ज़्यादा वो हीट ले सके और पिघले ना वो, उसको भी टंगस्टन से ही बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, कार्बन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द नॉन मेटल। अब देखो टंगस्टन का था मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और कार्बन का है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन आपको मालूम है ये एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, जो होता है डायमंड और ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन। तो डायमंड जो होता है इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, इसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वैसे इन सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, पर इसका जो डायमंड है वो सबसे कठोर भी होता है। ये आगे हमारे पास आएगा कि कार्बन का जो मेटल है, नॉन मेटल बनेगा कार्बन का, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये नेचर में। डायमंड से हार्ड कुछ भी नहीं होता, सबसे कठोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कार्बन के इन एलोट्रॉप्स का, वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब एक अकेला ऐसा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो देखो उससे टंगस्टन से भी ज़्यादा होता है, 4100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट का। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग,
है ना। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो करवा रही हूँ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटल जो है एक एलिमेंट यहाँ से दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से दे रहा है, और ये दोनों शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। और ये 3D कोवेलेंट लैटिस बनाता है। देखो एक 3D कोवेलेंट लैटिस बनाता है ये दोनों। और डायमंड जो होता है उसको यूज़ करते हैं कटिंग टूल के लिए, और ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। वैसे नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं होता है, पर ग्रेफाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन नॉन मेटल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स रखते हैं ना, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, तो ये जब इसमें रखी जाती है तो इनको बोलता है इलेक्ट्रोड्स, और इसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट से भी इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, मतलब सबसे हल्का मेटल जो है ना, वो क्या है? लिथियम होगा। लिथियम सबसे हल्का क्यों है? इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कितनी होती है? 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये लाइटर देन वाटर, पानी से भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। पानी से हल्का कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि पानी में डालते ये तैरना शुरू कर जाता है, और अगर पानी पे फ्लोट कर रहा है तो मतलब पानी से भी हल्का है ये। और एल्कली मेटल्स इन जर्नल आर लाइट, एल्कली मेटल लाइट होता है, पर लिथियम सबसे लाइटेस्ट है। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं आपके पास में, है ना। तो ये आपके पास यूज़ क्या कहाँ होता है इसका? आपको मालूम है लिथियम की बैटरीज बनती है, फ़ोन की बैटरीज, कार की बैटरीज, ये सारी बैटरीज लिथियम की बनती है। और जो आपकी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट होती है उसके लिए जो मेडिसिन बनती है, क्योंकि उसमें क्या करा जाता है, एक आपकी जो टैबलेट के लिए, मेडिसिन के लिए, इससे वो आगे बनाया जाए, इसका बाय प्रोडक्ट वो होता है लिथियम का, ठीक है। तो ये हो गया, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का होता है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज सिल्वर। चांदी जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों? कंडक्टिविटी जो होती है सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद गोल्ड की होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है। इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है देखो, पर इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है कि तारे तो कॉपर की बनी रहती हैं, अगर तारे कॉपर की बनी हुई है तो वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा शायद, और बच्चे कॉपर करके आ जाते हैं। पर सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर। सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, पर उसको यूज़ क्यों नहीं करता है? वाई नॉट यूज्ड एवरीवेयर? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, कम मात्रा में मिलता है ना, क्योंकि नेचर में तो एक्सपेंसिव है, और उसके यूज़ भी ज़्यादा है। उसको आप किस में? सिल्वर बर्तन में, सिल्वर के आप ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, तो उन सब में भी यूज़ होता है, तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। और कॉपर जो है वो क्या, उसको प्रेफर किया जाता है वायर्स में, क्योंकि ये चीपर है, थोड़ा सस्ता है सिल्वर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला देखेंगे तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोर प्राकृतिक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, सबसे कठोर होता है। इसका हार्डनेस कितना होता है? 10, है ना। अगर हम मूव स्केल पे देखें इसको तो इसका हार्डनेस 10 होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.4 समथिंग होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ईच कार्बन बॉन्डेड 4 कार्बन, मैंने अभी बताया कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, मतलब एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा है इस तरह से। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो एक कार्बन 4 से जुड़ा है, इसकी वैलेंसी क्योंकि 4 ही होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। वैलेंसी क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे हैं, वो होगी इसकी वैलेंसी, या फिर जितने उसको चाहिए है 8 पूरे करने के लिए। तो अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कार्बन के पास 6
टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 इसके अंदर वाली शेल में आएंगे, सबसे अंदर वाली में, और 4 बचेंगे बाहर वाली में। कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितना है, 8 होता है पूरे, तो या तो इसको 4 और चाहिए, या ये क्या कर सकता है, ये वाले बचे हुए जो लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसको दे दे, तब भी तो ये अंदर वाली इसकी फुल हो जाएगी, यही बचेगी अंदर वाली, और अंदर वाली पहले से ही फुल्ली फिल्ड है। अंदर 2 होते हैं, बाहर 8 होता है, फिर 18 होते हैं, इस तरह से चलता है ना। तो 2 8 8 है ना, इस तरह से चलता है। तो अंदर वाली फुल है, यहाँ पे इसको 4 और चाहिए, या ये वाले 4 दे सकता है ये, ठीक है। तो देखो इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी अच्छी है। कैटिनेशन क्या होता है, खुद के साथ बॉन्ड बनाना, वो भी आगे आएगा अभी। तो देखो 4 इसको चाहिए है, तो 4 और किसके पास होंगे, कार्बन के पास ही तो 4 है। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, क्योंकि 4 है, 4 और चाहिए। इस वाले कार्बन से ले लो, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, क्योंकि एक ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, और शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड इनके बन रहा है। तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेगा, और टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग की वजह से 3D स्ट्रक्चर इसका आ जाता है, और वो हार्ड हो जाता है बहुत स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग 3D कोवैलेंट लैटिस बन जाता है। क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो इसको शीशे काटने के लिए, रॉक्स को काटने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि टूटेगा नहीं, है ना, काट देगा सबको। तो कटिंग ऑफ ग्लास और ड्रिलिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और फिर इसका ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट बाहर निकालता है और शाइन करता है, बहुत अच्छा, है ना। तो इसलिए इसका ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है। अगला देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर टू गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। कितनी, 3.98, है ना। पॉलिंग स्केल पे अगर आप देख रहे हो, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो वो है फ्लोरीन की। कि इसका क्यों है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, इसका हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक पेयर लेने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की अगर हम बात करें। तो फ्लोराइड जो कहाँ पे इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है टूथपेस्ट में, टेफ्लॉन में। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिकी पैन जो बनते हैं ना, नॉन स्टिकी पैन्स में, वो टेफ्लॉन से बनता है। तो टेफ्लॉन में भी फ्लोरीन का ही यूज़ होता है, और टूथपेस्ट में फ्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। ये है आपके पास फ्लोरीन मेटल। फिर है गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, है ना। मैलिएबल क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है डक्टाइल, एक होता है मैलिएबल। तो डक्टाइल होता है जिसको हम खींच के पीट के तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर आता है, वो तारों में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। फिर होता है आपका मैलिएबल। मैलिएबल होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच यू कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन शीट्स। पतली पतली शीट्स में उनको बदला जा सकता है मेटल को। तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, इनको आप शीट्स में बदल सकते हो इजीली, और इसीलिए इसका यूज़ होता है, देखो ज्वेलरी में होता है। ऊपर से जो आपकी सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स में कोटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, थिन शीट्स इसकी बन जाती है क्योंकि। तो मैलिएबल है, और एबिलिटी टू बीटन इनटू थिन शीट्स में, है ना, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की बन सकती है, और वायर बन सकती है 2 किलोमीटर की। तो देखो इसकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों की दोनों ज़्यादा है, ठीक है। यूज़ कहाँ होगा इसका, ज्वेलरी में, और सैटेलाइट की कोटिंग करने में इसका यूज़ कर सकता है।
फिर कार्बन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। कैटिनेशन मैंने अभी आपको बताया, कैटिनेशन क्या होती है? फॉर्मिंग चेन्स विद इटसेल्फ। इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है अगर, वो सेल्फ लिंक मतलब खुद के साथ ही बॉन्ड कितने बना सकता है, वो प्रॉपर्टी है। तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉपर्टी होती है वो होती है कार्बन की। मैंने बताया अभी कि क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो 4 वैलेंसी है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन जुड़ेगा, ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे एक जुड़ेगा, ये शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा, इसके पास भी 8 हो गए, और ये भी बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के पास, इसके पास भी 8 हो गए। इस तरह से ये लंबी लंबी चेन बना के अपने बॉन्ड्स बना सकता है इजीली, है ना। तो कैटिनेशन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कार्बन में ही, ठीक है। तो इसके साथ खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन्स या रिंग्स या ब्रांच्ड कंपाउंड बना सकता है खुद के, है ना। लॉन्ग चेन तो इस तरह से आपको दिखेगी, ब्रांच कैसे दिखेगी? मान लो एक कार्बन यहाँ पे लग गया, ब्रांच बन गई ना, है ना, शाखा बन गई। और रिंग कैसे बनेगी? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, जुड़ गए, ये देखो इन्होंने रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, गोल हो गया ना। ऐसे कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये बन गया फिर से रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉन्ग चेन्स या ब्रांच चेन या रिंग कंपाउंड्स आपके पास में बना सकता है कार्बन। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है ये, और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, तो उसमें शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? देखो जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन अगर कंपाउंड्स आपके हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स में आ जाता है। फिर अगर आप डीएनए की चेन देखोगे उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का ही, प्रोटीन की चेन देखोगे उसमें भी कैटिनेशन की ही प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कौन सा होता है? यूरेनियम। सबसे भारी, कठोर, सबसे भारी मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, सॉरी, है ना, जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, भार जिसका बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 पे होता है, इज़ द हैवीएस्ट फाउंड इन नेचर। ये क्या है? 238, ये इसका मास है। दो देखो यूरेनियम के आइसोटोप्स है, एक यूरेनियम 92-235 होता है, एक यूरेनियम 92-238 होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये होते हैं आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मतलब एटम की तो हम सेम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की तो सेम की बात कर रहे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर उनका मास नंबर अलग अलग हो जाता है, ठीक है, मास नंबर अलग अलग हो जाता है। तो ये वाला नहीं, पर ये वाला जो है वो सबसे भारी होता है, भारी होता है। जो जितना ज़्यादा हैवी होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन अंदर से वो प्रोड्यूस करता रहेगा। तो यूरेनियम बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन भी बहुत सारी निकालता रहता है अपने अंदर से, ठीक है। इसलिए इसको न्यूक्लियर फ्यूल में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप देख सकते हो एक तरह से यूरेनियम के जो आर्टिफिशियल कंपाउंड जो हमें एलिमेंट जो मिलता है यूरेनियम से, उसको हैवियर मेटल है ना क्योंकि, तो उसको अगर आप रिएक्ट कराओगे उससे अल्फा बीटा गामा कोई रेज तो निकलेगी, रेडिएशन निकल रही है, तो वो बनेगा प्लूटोनियम, है ना, नेपच्यूनियम, ये आपके पास में बनेंगे। इसको भी आप फ्यूल में यूज़ करोगे, ये बनेंगे इसके आगे एलिमेंट्स बनेंगे जो इससे रिएक्शन करवा के बनते हैं, ठीक है, या रेडिएशन को रिलीज करके बनता है। ये वाले थोड़े लाइटर होता है ये, है ना, आर्टिफिशियल होता है, ये खुद एग्जिस्ट नहीं करते, इनको बनाया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल में कहाँ है यूरेनियम? ऐसे यूरेनियम रोड्स यूज़ होती है, यूरेनियम की रॉड यूज़ करते हो आप न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं ना फ्यूल में। तो ये मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होगा, आपके पास में एक इंसुलेटेड बॉक्स है, ठीक है, इसमें यूरेनियम की ये वाली रॉड्स को रखा जाता है, और क्योंकि ये क्या करती है, ये रेडिएशन रिलीज करती रहती है, तो एक अगर आपके पास एक्सेलरेटिंग हाई एक्सेलरेशन के साथ जो जा रहा है एक न्यूट्रॉन इससे टकराएगा,
ये रिएक्शन करके थैलियम बनाता है और 3 और न्यूट्रॉन आगे रिलीज करता है। ये आगे टकराएंगे, 3 और रिलीज करेंगे, ये 3 और रिलीज करेंगे, ये 3 और रिलीज करेंगे। तो देखो न्यूट्रॉन ऐसे बढ़ते जाते हैं, आगे वाला एक 3 और 3 और 3 और, इस तरह से ये बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज करेंगे और इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हाई एनर्जी अंदर बनती जाती है और इसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। अब अगर ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि तो नेवर एंडिंग चेन है, यहाँ न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हो ना यूज़, उसमें आप क्या करते हो, इसको कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हो। उस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ना, या फिर इसको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे यूरेनियम से टकराते जाएंगे। तो आप क्या करते हो, तो आप यहाँ से आपने यहाँ पे रखी होगी रॉड, जिससे जो क्या करेंगे और डिप करेंगे इसमें, और वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है पूरा, बस इतना ध्यान रखना। यूरेनियम में आप यूज़ करते हो, न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ करते हो यूरेनियम का, और ये सबसे ज़्यादा नेचुरली हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है। फिर लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर अमंग मेटल, है ना, ये जो है सबसे बुरा मेटल में। एक याद रखना, एक्सेप्शन है ये भी। लेड जो है, सारे मेटल कैसे होते हैं, अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट लेड इज द पुअरेस्ट एलिमेंट, है ना, पुअरेस्ट कैसा है, पुअरेस्ट कंडक्टर, है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरा कंडक्टर है, ऐसा मेटल है ये। तो लेड का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है ये, ठीक है। तो इसको यूज़ हम कंडक्शन में नहीं करते, इसको शील्डिंग में यूज़ करते हैं। जैसे आप देखोगे कोई आपने अंदर रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, अगर ये रेडिएशन हार्मफुल है तो इसको आप शील्ड करके रखोगे, है ना, जैसे यहाँ दिखाया है। लेड बॉक्स से आपने रख दिया, लेड बॉक्सेस को शील्ड करके रख दिया ताकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और ये बाहर कंडक्ट होके ना आ पाए। आपके पास जो भी रेज आ रही है या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसको शील्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है रेयरेस्ट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ में जो पाया जाने वाला सबसे रेयरेस्ट है, सबसे कम जो मात्रा में जो अर्थ में मिलता है वो क्या है, वो है एस्टेटाइन, है ना, एस्टेटाइन होता है, जिसका आपके पास एटॉमिक नंबर है 85 पे। ये कुछ ऐसा दिखता है आपको, है ना, ग्रीनिश कलर का दिखता है। तो देखो ये हेलोजन ग्रुप में आता है। हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, ग्रुप 17 होता है ना, ग्रुप 17 होता है हेलोजन ग्रुप। इसके आउटर मोस्ट में होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसके वो होगा 7, 17, मतलब आउटर मोस्ट में जो इसकी वैलेंसी है वो एक इसको चाहिए है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। 7 है तो एक और चाहिए, 8 चाहिए, 17 है तो एक और चाहिए, 18 चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, इसकी वैलेंसी 1 होगी। हेलोजन एलिमेंट है ये, और ये कैसा है, ये बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट है और रेडियो एक्टिव है नेचर में ये, है ना। तो एस्टिमेशन टोटल अमाउंट जो अर्थ क्रस्ट में है, एस्टिमेटेड कम अमाउंट कितना है जो अर्थ में बचा हुआ है, 30 ग्राम से भी कम, इतना कम इसको पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो 30 ग्राम से भी कम है ये, तो ये रेयरेस्ट है, याद रखना, एस्टेटाइन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम अपनी नई जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जनरल साइंस की सीरीज़ में, मेटल एंड नॉन मेटल, तो अगली बार उसी लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।